हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस की परीक्षा जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसी एग्जाम के संदर्भ में हमारी ये 30 दिन की सीरीज आई हुई है। इस सीरीज के अंतर्गत बात की जाए तो आपका डे फर्स्ट के अंतर्गत हमने हिस्ट्री को कवर किया। डे सेकेंड के अंतर्गत आपका इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को कवर किया और डे थर्ड के अंतर्गत आपका इकोनॉमी के जो मेजर टॉपिक थे उनको कवर किया गया। आज आता है हमारा डे 4, जिसके अंतर्गत बात की जाए तो आज हमारा कंप्लीट फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान कवर किया जाएगा। इस सीरीज के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं कि ये सीरीज जो है आपको एक कंप्लीट रिवीजन क्लास प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपके पूरे सब्जेक्ट शामिल हैं, जो आपकी ऑथेंटिक बुक से, एनसीईआरटी से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनसे, जो भी आपका एक कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है उनका एक कलेक्शन आपको दिया जा रहा है, जिसमें हमारा टारगेट है कि आपको 110 प्लस का स्कोर कराना, यानी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका देना, ताकि आप अगर इसको पढ़ के जाए तो आपके क्वेश्चन सही हो और आपका सिलेक्शन हो। चलिए, तो आज की हमारे दिन की शुरुआत के साथ शुरू करते हैं हमारा डे 4 के अंतर्गत हमारे जो टॉपिक आते हैं, तो उसके अंतर्गत बात की जाए तो हमारा पहला जो टॉपिक आएगा मात्रक। मात्रक या इकाई। दूसरा आएगा आपका मापक यंत्र और पैमाना। फिर आता है आपका इसके बाद अयांत्रिकी। फिर आता है गुरुत्व की अधीन गति, स्थूल पदार्थों के गुण, प्रकाश, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, तरंग गति, ध्वनि, विद्युत धारा और चालकता। आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम है उसमें आपके फिजिक्स से भी 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो आप अगर इस तरीके से इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें उसी फॉर्मेट को दिया गया है जिस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपके क्वेश्चन में 110 प्लस क्या उससे ज्यादा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि जिस टारगेट को मैं पढ़ा रही, जिस टारगेट पे मैंने आपकी क्लासेस ली हुई है, अभी आपने नहीं देखी हमारी पिछली 3 क्लासें, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देखिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहां से आप क्लासेस को देखिए, ताकि आपको वो क्लासेस जो है वो भी देखें, ये जो अभी दी जा रही है वो देखें, और आगामी जो आपकी देखा जाए तो आपकी 4 क्लासेस आज हो जाएगी, तो आपकी 26 क्लासेस और बचेंगी, तो वो धीरे धीरे एक एक टॉपिक के संदर्भ में दी जाएगी। चलिए, तो एक एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक के संदर्भ में सबसे पहला तो हमारा टॉपिक आता है मात्रक या इकाई के बारे में। मात्रक या इकाई से आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसके संदर्भ में आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दिया गया है कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला आपका क्वेश्चन देखा जाए तो आपका इस तरीके से बन सकता है कि बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में से मूल भौतिक राशि। तो ये मूल भौतिक राशि, जैसे कि आपके 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मूल भौतिक राशि कौन सी है। तो मूल भौतिक राशि के अंतर्गत आएगी आपकी विद्युत धारा। कोई आपका इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें अगर ऑप्शन के बेस में होगा तो ये 3 मतलब कि ऑप्शन सी होगा, तो विद्युत धारा। अब आता है आपका शक्ति के मात्रक के बारे में बात की जाए तो शक्ति का मात्रक जो आपका दिया गया है वो आता है वॉट। विद्युत शक्ति का इकाई जो होता है वो भी वॉट। तो आपको वॉट जो है उसके बारे में याद रखना है कि आपका वॉट कौन कौन से में है। एक आपका शक्ति के मात्रक का भी वॉट होता है और विद्युत शक्ति का इकाई भी वॉट होता है। अब आते हैं हम मात्रक के बारे में, और भी मात्रक बात करें तो इसमें आता है जैसे कि बल का मात्रक न्यूटन होगा, कार्य का मात्रक जूल होगा, आवृत्ति को हर्ट्ज में प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्य का मात्रक क्या है। अब आपका वॉट दे दिया, न्यूटन दे दिया, जूल दे दिया, हर्ट्ज दे दिया। तो अगर आपको इसमें से जो दिए गए हैं इसी तरीके के आपके क्वेश्चन ही आते हैं, आपके क्वेश्चन को ही उठाया गया है डायरेक्टली एक तरीके से देखा जाए तो इसमें जो आपका देखा जाए तो आपका जो बल का मात्रक है वो न्यूटन है, तो कार्य का मात्रक जूल होगा। तो इस तरीके से आपके इन्हीं में से आपके ए बी सी के फॉर्म में भी दे दिए जाते हैं, 1 2 3 4 के बारे में फॉर्म में भी दे दिए जाते हैं। तो उसमें से आपको सुमेलित करना होता है, कुछ सुमेलित करने के लिए भी दे दी जाते हैं कि आपका यहाँ पर इस साइड में जैसे विद्युत शक्ति इकाई दे दिया, बल का मात्रक, कार्य का मात्रक, आवृत्ति को लिख दिया। इस साइड में जैसे कि अभी ये आपका वॉट, न्यूटन, जूल, हर्ट्ज में है, लेकिन ऊपर कहीं हर्ट्ज दे दिया, फिर आपका न्यूटन दे दिया, फिर आपका जूल दे दिया, नीचे वॉट दे दिया। तो इस तरीके से आपका सुमेलित के फॉर्म में भी दे देता है
उसके बाद आपका दूसरे तरीके से भी ऐसे ABCD विकल्प के तौर पे भी दे देता है। तो आपको इनको याद कर लेना है, जैसे कि आपका जो शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट है, विद्युत शक्ति का आपका वॉट आता है, बल का मात्रक न्यूटन है, कार्य का मात्रक जूल होगा, आवृत्ति को हर्ट्ज में प्रदर्शित किया जाता है। अब आता है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या आएगी, ओम मीटर आएगी। प्रकाश वर्ष इकाई या मात्रक है किसका है, ये दूरी का है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि जब खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है तो इसका क्या रीजन होता है जिसके संदर्भ में इस दूरी को मापा जाता है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो ये आता है कि प्रकाश की गति जो होती है, मतलब की जो स्पीड होती है, वह सदैव निर्वात में एक समान होती है। तो ये खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण होता है। एक पारसेक यानी कि तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक कौन सा है, ये 3 × 10⁶ मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि माप की वही इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होती है, तो कितनी इंच प्राप्त होती है, तो ये सेंटीमीटर में आपको प्राप्त होगी। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई को जब नैनोमीटर में व्यक्त किया जाता है तो कितनी होगी, 183 गुणे 10�7 नैनोमीटर होगी। एक नैनोमीटर होता है तो ये नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर या 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। मेगावाट जो होता है वह बिजली की मापने की इकाई जो उत्पादित होती है। एम्पियर जो होता है वह विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और भी जैसे आपके सुमेलित के फॉर्म में पूछ लिए जाए या डायरेक्ट ही पूछ लिए जाए कि त्वरण का मात्रक क्या है, आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में इसको व्यक्त किया जाता है। बल को न्यूटन में, कृत कार्य ऊर्जा जो होती है उसको जूल में किया जाता है। आवेग जो आता है आपका न्यूटन सेकंड में। द्रव्यमान जो आता है वो किलोग्राम में आता है। दाब होगा वो पास्कल में। इकाई आती है प्राचाल में। फिर आती है आपकी नॉट। नॉट जो होता है वो समुद्री जहाज की दूरी के संदर्भ में आता है। नॉटिकल मील जो आता है वह नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। कैलोरी जो आती है वह ऊष्मा की इकाई होती है। वोल्ट जो आती है आपकी विभवांतर की इकाई होती है। उच्च वेग जो होता है उसे मैक की संख्या के संदर्भ में प्रदर्शित किया जाता है। एंगस्ट्रॉम जो है उसे तरंग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक हॉर्स पावर के संदर्भ में बात की जाए तो यह 746 वॉट होता है। ऊर्जा के बारे में बात की जाए तो यह जूल होती है। दबाव जो है तो इसमें पास्कल होता है। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता के बारे में। इसके संदर्भ में बात की जाए तो यह बेक्यूरेल के द्वारा इस पदार्थ की सक्रियता का पता लगाया गया था। अब आता है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, यह -1/1000 मिलीमीटर के बराबर 1 माइक्रोन होता है। और 1 माइक्रोन को किस में प्रदर्शित किया जाता है, इसे जब प्रदर्शित किया जाता है तो यह 10⁻⁻6 या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा, -1.1000 मिलीमीटर, और इसे प्रदर्शित किया जाएगा 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई के संदर्भ में इसे प्रदर्शित किया जाएगा। अब और भी देख लेते हैं। ये आपकी इकाई पूछी जाती है कि एग्जाम में किसकी क्या इकाई है, जैसे कि डेसिबल। डेसिबल क्यों किसकी इकाई है, ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। आशु शक्ति जो आती है शक्ति की इकाई। सेल्सियस जो आता है वह ताप मापन की इकाई होती है। और समुद्री मील जो आती है वह नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है। तो इस तरीके से बात की जाए तो ये आपके प्रमुख इकाई है। आप और भी देख लेते हैं। तो एक देखा जाए तो 1 किलोमीटर का क्या तात्पर्य है। आपके इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं। आप फिजिक्स में आप सोचोगे तो कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ अलग क्वेश्चन नहीं बनते। इन्हीं में से आपका एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई अलग से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। 1 किलोमीटर का क्या तात्पर्य होता है, 1000 मीटर से होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। दाब की इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब का जो मात्रक होता है वह किलोग्राम बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। और दाब समतुल्य होता है 1.0 के बराबर, ये समतुल्य होता है। अब आता है कि पारिस्थितिकी दबाव की इकाई के बारे में बात की जाए तो पारिस्थितिकी दबाव की जो इकाई है वो बार के रूप में प्रदर्शित की जाती है। तेल का जो बैरल होता है वो कितना होता है, लगभग 159 लीटर होता है। तो जो तेल का बैरल होता है वो कितने लीटर का होता है, वह 159 लीटर का होता है।
लंबाई की न्यूनतम इकाई के बारे में बात की जाए तो यह भरमी यानी कि फेमटोमीटर यानी कि 10 की घात -15 मीटर होती है। क्यूसेक के बारे में बात की जाए तो ये जो होता है यह एक जल प्रवाह की दर होती है। बाइट जो होता है इसे कंप्यूटर में जैसे कि बाइट बिट और आपका किलो बाइट मेगाबाइट इस तरीके से होता है, तो ये कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है। तो बाइट जो है वो आपका कंप्यूटर में होगा। फिर आता है रिएक्टर। रिएक्टर के संदर्भ में बात की जाए तो यह भूकंप की तीव्रता यानी कि परिमाण के संदर्भ में, जिसको परिमाण के तहत इसको नापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल में इसके भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बार जो आता है वह दाब का होता है। डॉप्सन इकाई जो आती है वो ओजोन सांद्रता की होती है। तो इस तरीके से ये आपके प्रमुख मात्रक रहे जिसके अंतर्गत आपके इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक तापमापक यंत्र एवं पैमाने के बारे में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सोनार के प्रयोग के बारे में। जो सोनार है उनके बारे में जान लेते हैं कि ये आखिर है क्या। तो सोनार के संदर्भ में बात की जाए तो इनका उपयोग नौ संचालक करते हैं। अभी क्यों करते हैं इसके बारे में बात की जाए तो ये महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए इस सोनार का प्रयोग किया जाता है। और सोनार में किन तरंगों का प्रयोग होता है, तो सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है, तो इसके अंतर्गत ये आता है। अब आते हैं मापक के बारे में। तो मापक के संदर्भ में भी जान लेते हैं क्योंकि आपके सुमेलित है के संदर्भ में भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपके ABCD के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। कि दे दिया कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। कि ऑडियो, ऑप्शन ए ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी आपका टेक्योमीटर। तो आपको ये चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इनमें से आपको बताना हो। या फिर इस तरीके से दे दिया जाएगा कि ऑडियोमीटर सुमेलित है में, जैसे कि ऑडियोमीटर वायु की गति, एनीमोमीटर विद्युत धारा, एमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, टेक्योमीटर विभवांतर। तो आपको इस तरीके से ये इधर उधर मिला के दे दिया। तो अब आपको इसमें सुमेलित करना है कि ए का बी होगा, बी का सी हो, तीसरा होगा। तो इस तरीके से आपका सुमेलित के फॉर्म में दे दिया जाता है। तो इनको आपको डायरेक्ट ही याद कर लेना है। जैसे कि ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर जो है वह ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। एनीमोमीटर जो आता है वह वायु की गति को मापता है। एमीटर जो आता है वह विद्युत धारा के संदर्भ में आता है। टेक्योमीटर जो आता है वह क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयों या दिशाओं का मापन किया जाता है। वोल्टमीटर के अंतर्गत बात की जाए तो ये विभवांतर होता है। पोटेंशियोमीटर के अंतर्गत बात की जाए तो यह एक विद्युत वाहक बल होता है। पायरोमीटर के अंतर्गत बात की जाए तो यह उच्च ताप के मापन में विकिरण ताप मापी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। पाइरेयर हिलियो मीटर के संदर्भ में बात की जाए तो यह सोलर रेडिएशन को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। मैनोमीटर के संदर्भ में बात की जाए तो यह गैसों की दाब की माप होती है। हाइग्रोमीटर जो होता है वह सापेक्ष आर्द्रता, वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। स्प्रिंग तुला के संदर्भ में बात की जाए तो यह एक भार होता है। ऑडोमीटर के संदर्भ में बात की जाए तो यह वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला एक यंत्र होता है। ऑन्डोमीटर जो होता है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने का यंत्र होता है। बैरोमीटर के संदर्भ में बात की जाए तो यह वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और बैरोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब को मापता है और बैरोमीटर में पारे का उपयोग होता है। तो आपके दो तरीके से बैरोमीटर से क्वेश्चन होने की संभावना है। अब आता है आपका नेक्स्ट स्टेथोस्कोप के बारे में। इसके रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते ही हैं कि ये स्टेथोस्कोप जो है वह हृदय की ध्वनि सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। स्फिग्नोमीटर के बारे में बात की जाए तो ये जो मीटर है वह रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। कैरिटोमीटर जो आता है वह सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। लक्सीमीटर का जो उपयोग है वह प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। रिएक्टर पैमाना जो आता है वह रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रिंगलमेंट स्केल के बारे में बात की जाए तो यह एक धुआं मापन है। खोनोमीटर जो आता है वह ध्वनि की तीव्रता जिसमें स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। पॉलीग्राफ के संदर्भ में बात की जाए तो यह झूठ का पता लगाने वाला एक यंत्र होता है। थियोडोलाइट जो आता है वह ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र होता है। तो इस तरीके से आता है। अब और भी सुमेलितों के संदर्भ में देख सकते हैं जैसे कि सेल्सियस को ताप में व्यक्त किया जाता है।
किलोवाट आवर को विद्युत में, RH गुणक को रक्त में, सिस्मोग्राफ को भूचाल के लिए, अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई को मापने के लिए, प्रतिरोधक का मात्रक जो होता है वह ओम होता है, बैरोग्राफ को वायुमंडलीय दाब के संदर्भ में देखा जाता है। फिर आता है आंतरिक दहन इंजन जो कि कार्बोरेटर तो होता है, कार्डियोग्राम जो होता है वो हृदय गति से संबंधित होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये मापक और पैमाने जो आते हैं वो इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये ज्यादा नहीं है कि आपको लगे कि बहुत ज्यादा है, तो आपको इसको याद कर लेना है जितने भी आपके बताए गए हैं, क्योंकि इससे भी आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट यांत्रिकी के बारे में। तो यांत्रिकी के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आपका द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य ऊर्जा, संवेग और गति। तो यांत्रिकी के अंतर्गत कौन कौन से भागों के अंतर्गत हम इसके फॉर्मेट को देखेंगे, जिसमें आपका द्रव्यमान होगा, बल होगा, त्वरण होगा, कार्य होगा, ऊर्जा होगी, गति होगी और संवेग होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा एक क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है और यदि वह गहरी सांस लेता है तो वो तराजू की रीडिंग क्या होगी। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कि हम ही है, हम एक तराजू पर खड़े हैं, जब हम अंदर की ओर सांस लेते हैं तो वो तराजू की रीडिंग जो होगी वह बढ़ेगी या घटेगी या बराबर रहेगी या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस स्थिति में आपको देखा जाए तो जब आप गहरी सांस लेते हैं एक सेंसिटिव सिचुएशन में तो आपकी तराजू की जो रीडिंग है वह बढ़ेगी। तो आपको याद रखना है। तो ऐसे जब सिचुएशन होती है तो इसमें ये स्थिति पैदा होती है। अब आता है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की कब सहायता करता है, तो कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में इसकी सहायता करता है। फिर आता है कि प्रचालन या वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है। तो ये कार्यप्रणाली का सिद्धांत जो है अपकेंद्रीकरण या अपकेंद्रण होता है। सदिश राशि के संदर्भ में बात की जाए तो सदिश राशि के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, एक आती है आपकी विस्थापन, वेग, बल, बल आघूर्ण और संवेग होते हैं। बल गुणनफल के बारे में बात की जाए तो यह द्रव्यमान और त्वरण का होता है। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है, इसके संदर्भ में बात की जाए तो ऊर्जा ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। मतलब कि ऊर्जा ना नष्ट होती है ना ही इसका उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम के अंतर्गत एक आता है। अब आता है कि गति का सर्वप्रथम नियम किसने प्रतिपादित किया था, ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था। वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह कौन सी ऊर्जा होती है, वह गतिज ऊर्जा आती है। फिर आता है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम यानी कि जड़त्व को नियम को कहा जाता है। अब आता है कि स्थिरता का जड़त्व क्या होता है। तो स्थिरता के जड़त्व के अंतर्गत बात की जाए तो ये होता है कि एक ट्रेन जब एक जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति के यात्री आगे की या पीछे की ओर झुक जाते हैं। यानी कि जब एक ट्रेन आप ट्रेन में बैठे होंगे तो जब ट्रेन एकाएक चलती है तो यात्री का जो सिर होता है वो पीछे की ओर हो जाता है। जैसे कि आप ऐसे बैठे हो, ट्रेन एकाएक चले तो उसमें जो चलना जब प्रारंभ होती है तो आप ऐसे एकाएक मतलब पीछे की ओर होते हैं। तो वो एक स्थिरता के जड़त्व के नियम के कारण ये स्थिति होती है। अब आता है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि उसके पीछे क्या रीजन होता है कि जब आप सड़क पर चलते हैं तो उस टाइम पे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब बर्फ पर चलती है तो उसमें एक बड़ी कठिनाई होती है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो ये होता है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो जो आपका बर्फ है उसमें घर्षण कम होता है सड़क की अपेक्षा, जिसके कारण से बर्फ पर चलना कठिन होता है। अब आता है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। तो क्या होता है इसका रीजन कि एक बार जब जैसे कोई भरी हुई गाड़ी है तो जब उसमें चलाने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षा अधिक ताकत में धक्का देना पड़ता है। और अगर वो चल मतलब कि फिर बाद में जब एक बार चल जाती है तो वो क्यों गतिमान रहती है, तो उसके पीछे रीजन होता है कि जब एक बार चल पड़ती है तो उसका घर्षण जो होता है वो कम हो जाता है, उसके कारण से वो एक बार चली है तो वो चलायमान स्थिति में चलती रहती है। अब आता है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा है और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड से चाल से खिसकी है। तो नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना होगा, तो इसके अंतर्गत बताना है तो ये आपका 10 गुना होगा।
कि आप जैसे किसी स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आप कूदते हैं, तो जो नाव है वह जैसे कि आप नाव से जब उतरते हैं, जैसे कि आप जब नाव से कहीं भी यात्रा किए होंगे, तो उसमें जब आप उतरे होंगे तो नाव का जो मतलब पीछे की ओर खिसकी होगी। तो उसमें देखा जाए तो उसके पीछे का जो रीजन होता है, वो रीजन होता है कि नाव का जो द्रव्यमान है वह मनुष्य के द्रव्यमान का 10 गुना होता है, जिसके कारण वो जो नाव है वह 0.5% मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकती है। तो इस तरीके की आपने स्थिति का एक प्रैक्टिकली वे में भी देखा होगा। जब आप कभी यात्रा करते होंगे, तब आपने नाव की यात्रा की होगी तो आपको ऐसा जरूर हुआ होगा। अब आता है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान। किस किसकी? एक ट्रक की, मोटरसाइकिल की और कार की। और यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुके। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो ये माइनस एक्स इजक्वल टू वाई इजक्वल टू एक्स होगा। तो इस तरीके का ये आपका एक सीक्वेंस होगा जिसमें आपकी ये गतिज ऊर्जाएं समान होने की अवस्थिति में इसको संदर्भित करती हैं। अब आता है कि एक व्यक्ति जब कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है, और जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो उसके अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर से कम होगी। मतलब कि एक व्यक्ति जब कार में विराम अवस्था में बैठा है और सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर करती है, और जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए पर प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर से कम होगी। तो आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा कि उसके अग्र परिधीय में किस तरीके की प्रतिक्रिया होगी। आर से कम होगी, आर से ज्यादा होगी, या बराबर होगी, या कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो ये जो प्रतिक्रिया होगी वह आर से कम होगी। अब आता है कि दो समान द्रव्यमान वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। तो वेगों का अनुपात कितना होगा? तो ये आपका 2:3 के रूप में। अब आता है कि तेल से अवस्था भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, और तेल का मुक्त पृष्ठ के बारे में बात की जाए तो वह कितना होगा? तो ये इसमें देखा जाए तो यह क्षैतिज से इस प्रकार से आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। तो पिछले सिरे पर अधिक गहराई होने के कारण यह तेल का मुक्त मुक्त पृष्ठ दिखाई देगा, जो कि तेल से अवस्था भरा हुआ और तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा हो, तो इस स्थिति पैदा होती है। अब आता है कि तीक्ष्ण वृत्ताकार वृत्त है, तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन कैसा होता है? बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहरी की तरफ फिसलेगा। तो ये 4 पहियों का जो वाहन होगा, जो आपका वृत्ताकार पर्फ में तीव्र गति से जा रहा हो, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब आता है कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी साइकिल यूज करते हुए और जो कार हैं, उनमें बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या होता है कि इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें पहियों एवं धुरी के बीच संस्पर्श को प्रभावी क्षेत्र इसका घट जाता है। तो इसका जो प्रभावी क्षेत्र होता है पहिया और धुरी के बीच का, वो एक क्षेत्र घट जाता है, इसलिए उनका प्रयोग होता है। अब आता है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो त्वरण का जो फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी आता है। अब आता है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की कब सहायता करता है? तो इस स्थिति में देखा जाए तो जब कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने पर इस बल का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण यंत्र इस स्थिति में इस पर कार्य करता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, गुरुत्व के अधीन गति के बारे में। गुरुत्व के अधीन गति के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है ब्रह्मगुप्त के बारे में। तो ब्रह्मगुप्त जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो न्यूटन भी आपका आएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो प्रतिपादन है, यानी कि इसकी शुरुआत जो है, यह ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। अब आते हैं न्यूटन के बारे में। न्यूटन के संदर्भ में बात की जाए तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो उन्होंने दिया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन भी इनके द्वारा किया गया। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि
वहां गुरुत्व नहीं होता है। तो वहां गुरुत्व ना होने के कारण जब भी अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं वह निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते। अंतरिक्ष यान से जो चक्कर लगा रहा है, जैसे कि अंतरिक्ष यान है जो भी अंतरिक्ष में चल रहा है, तो वहां से एक सेप छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो जब वहां पर कोई अंतरिक्ष यान से कोई चक्कर लगा रहा है और वहां से कोई वस्तु छोड़ी जाती है तो वह उसी के गतिमान गति में चक्कर लगाने लगता है। अब आता है पीसा की मीनार के बारे में कि वो झुकी क्यों है। उसके संदर्भ में भी एक गुरुत्व का नियम लागू होता है कि पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वह गिर नहीं जाती, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि गुरुत्व केंद्र से जाने पर ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि समतल रेखा तल के अंदर रहती है। तो जब पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती तो उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा होती है जो तल के अंदर रहती है। तो ये पीसा की मीनार के जो झुके ना होने का ये जो मतलब झुकी हुई है वो गिरती नहीं है, उसके पीछे का ये रीजन होता है। अब आता है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता है। अब जितना है उसका चौथा भाग होता है। तो जितना होता है उसका चौथा भाग ही होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। लकड़ी हुआ, मोम हुआ, लोहा हुआ, उसको जब समान ऊंचाई से आप ऊपर से गिराते हैं यानी कि पृथ्वी पर गिराते हैं तो आपको ये बताना है कि जब तीनों जैसे कि लकड़ी, मोम, लोहा तीनों जब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो पृथ्वी की सतह पर कौन सबसे पहले पहुंचेगा। तो सबसे पहले आपका देखा जाए तो सभी साथ साथ ही पहुंचेंगे। तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें लोहे, आप जब से तीनों चीजें आप नीचे गिराओगे तो आपका लकड़ी भी साथ में गिरेगा, लोहा भी गिरेगा, मोम भी गिरेगा, जो कि सभी साथ साथ अवस्था में यानी कि एक ही समय अंतराल में पहुंचेंगे। अब आते हैं कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान यानी कि भारत के गेंद के समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। तो यह लकड़ी जो होगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो यानी कि जब हवा में लोहे और लकड़ी की गेंद को समान ऊंचाई से गिराते हैं तो आपकी देखी जाए तो जो लकड़ी की गेंद है वह बाद में गिरेगी, आपकी लोहे की गेंद पहले गिर जाएगी। अब आता है कि यदि एक पंख एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे, यानी कि एक आपका यदि एक पंख हो गया, एक रबर की गेंद हो गई और एक लकड़ी की गेंद हो गई, ये निर्वात में जब एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरते हैं तो ये जमीन पर किस कब पहुंचेंगे, तीनों एक ही समान यानी कि जमीन पर एक ही साथ गिरेंगे। अब आता है आपका कि दो गेंद है यानी कि आपकी ए और बी के फॉर्म में क्रमशः है, एक आपकी 10 किलोग्राम की, एक आपकी 1 किलोग्राम की, दोनों 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराई जा रही है। तो उसके अंतर्गत बताना है कि ये कब गिरेंगी। तो ये देखी जाए तो भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। तो आपकी चाहे 10 किलोग्राम की गैस हो गेंद हो या फिर 1 किलोग्राम की गेंद हो, वह जब 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो वो भूमि पर एक समान ही मतलब एक साथ ही पहुंचेगी। किसी पिंड का भार कैसा होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। हाइड्रोजन जो देखा जाए उसका पिंड का अधिकतम भार होता है। अब आता है एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल के बारे में जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है उसकी गति के आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है उसकी गति के आवश्यक त्वरण को प्रदान कर रहा है, इसका ये रीजन है। अब आता है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। किसके प्रभाव के कारण, या डॉपलर के प्रभाव के कारण कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है और वह ऐसा करता है जिसके कारण केंद्राभिमुख बल यानी कि अभिकेंद्र बल के कारण यह स्थिति होती है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना अधिक मालूम पड़ता है। तो व्यक्ति को क्या मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट में त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तो उसमें बैठे व्यक्ति को अपना अधिक मालूम पड़ता है। अब बात है नेक्स्ट की लोलक की कालावधि के बारे में बात की जाए तो लोलक की कालावधि जो है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में
सुस्त हो जाती है। उसके पीछे क्या रीजन होता है कि लोलक की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो गर्मियों में घड़ियां सुस्त हो जाती हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। अब और भी इससे रिलेटेड और इसके और टॉपिक आते हैं, जैसे कि आपका पहला आया कि एक लड़की जब झूला झूलती है, मतलब कि एक जो लड़की है वह झूला झूल रही है, अगर वह उस लड़की उस खड़ी हो जाए तो फिर तो आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। अब आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कथन के संदर्भ में दिए गए 4 कथन है कि एक सामान्य दोलन का दोलन चल रहा है, तो ऐसे में क्या स्थिति होगी। ऑप्शन ए दे दिया गया, मतलब कि पहला कथन है कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होगा। दूसरा कथन आता है कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त कर सकता है। तीसरा आता है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। चौथा आता है कि सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। तो इसके संदर्भ में बताना है कि आपका कौन कौन सा है इसमें कथन सही है। जैसे कि एक सामान्य दोलक का जब दोलन चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपका पहला तो सही होगा कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होगा। दूसरा भी सही होगा कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। चौथा भी सही होगा क्योंकि सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। और आपका तीसरा वाला सही नहीं होगा कि दोलन के दौरान जब चरम स्थिति पर पहुंचता है कि गति और त्वरण शून्य होते हैं, तो ये आपका तीसरा वाला सही नहीं है। आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो कथन दिए गए हैं वो सही है। अब आता है कि पेंडुलम घड़ी के बारे में जो तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के पीछे कारण क्या है कि इस पर गैस जो होती है वह अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, तो इसके पीछे ये रीजन होता है कि वहां वायुमंडल नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्थूल पदार्थों के गुण के बारे में। तो इसमें सबसे पहले ही तो हमारा दिया गया है कि वर्षा की बूंद की जो गोलाकार आकृति का कारण क्या है। जो आपके वर्षा की बूंद आप देखते हैं कि गोल आती है, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है कि वो वर्षा की बूंद है गोल होती है। उसके पीछे का जो रीजन आता है वो आता है पृष्ठ तनाव। तो वर्षा की बूंद का जो गोल होना वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जब बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, वो आपका पृष्ठ तनाव होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, वो घर्षण होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, उसके पीछे क्या है, वो तेल का जल जो होता है पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, जिसके कारण तेल जल के तल पर फैल जाता है। अब आता है कि मिट्टी का तेल जब पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो मिट्टी का तेल जो पानी के ऊपर तैरने के रीजन क्या है कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण वो तैरता है। अब आता है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या है, ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा, छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। इसके पीछे का ये रीजन होगा। अब आता है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है कि बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है कि एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं दी गई हैं और अलग अलग बार एक ही भार में खींचे जाते हैं, तो उनकी अधिकतम दीर्घ वृद्धि होगी। वह होगी जिस तार की लंबाई अधिक या व्यास कम होगा वहां पर दीर्घ वृद्धि लंबाई के समानुपाती और व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये स्थिति आती है। अब आते हैं इसमें कथन दिए गए, कथन के संदर्भ में देख लेते हैं कि कौन कौन से कथन सत्य है। कि यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती है तो अगर किसी तत्व की परिघटना नहीं होती है तो इसके संदर्भ में कथन है, आपको बताना है कौन कौन से सत्य है। जैसे कि पहले की केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। दूसरा, कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। चाहे शोध पत्र काम करने में विफल हो जाता। और फोर्थ आता है कि बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो इसमें कथन सही के संदर्भ में बात की जाए तो आपका पहला कथन सत्य है, तीसरा कथन सत्य है, चौथा कथन सत्य कि अगर केशी तत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, स्याही शोध पत्र काम करने में विफल हो जाता और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं वह पृथ्वी पर नहीं उगते। तो ये स्थिति होती है जिसे 1, 3, 4 के फॉर्म में
आपके 4 क्वेश्चन 3 ऑप्शन इसमें मतलब कि 3 कथन सत्य है, एक कथन गलत है। नेक्स्ट आता है कि केशितत्व तो एकमात्र कारण नहीं है। तो केशिकत्व का कारण कौन सा नहीं है कि पौधों की जड़ों से जल के इसके बड़े समूह की ओर बढ़ने के लिए यानी कि इसके लिए केशितत्व के अतिरिक्त संवेदन सहसंजन आदि भी उत्तरदायी होता है। अब आता है कि जो बत्ती वाला स्टोव होता है उसमें केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है। तो उसके संदर्भ में बात की जाए, अभी तो ये बत्ती वाले स्टोव यूज नहीं होते लेकिन पहले यूज होते हैं, वो यूज होते थे। तो उस टाइम पे जब बत्ती वाले स्टोव का यूज किया जाता था तो उस टाइम पे जैसे कि उसकी जो बत्ती है उसमें केरोसिन के ऊपर चढ़ने का क्या रीजन होता था। तो वो रीजन होता था आपका पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता था। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है। इसका कारण क्या है कि तरल का जो पृष्ठ तनाव है जल की अपेक्षा ज्यादा होता है। जब किसी झील की तली में ऊपर उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता कैसी होती है, घटती जाती है। जल, वायु, खून, एल्कोहल, गैसोलीन और शहद में से सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होती है। तो सबसे ज्यादा श्यानता शहद में होती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो इसका रीजन क्या है कि वायुदाब में कमी के कारण। अब आता है कि ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। वह पास्कल के नियम पर आधारित होता है। मोबाइल एवं ऑटोमोबाइल में भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। इसके पीछे क्या रीजन है कि लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध होना। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से मौसम दिशा इंगित होती है, वह होता है तूफानी मौसम। इसके पीछे रीजन होता है। नीचे दिए गए 4 चित्र दिए गए जिसमें फव्वारे चित्र के रूप में ध्यान दिया गया है। तो इसमें बताना है कि फव्वारे के जिस चित्र में पानी अधिकतम दूरी पर फेंका जाता है तो वह कौन सा छिद्र होगा। तो आपका पहले छिद्र पर सर्वाधिक आपका पानी फेंका जाए तो ये आपका इसके अंतर्गत दिया गया है। अब आता है पेट्रोलियम प्रसंस्करण या परिष्करण का उत्पाद है तो ये कौन सा है, एस्फाल्ट आता है। नेक्स्ट आता है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण क्या है कि जल की श्यानता यानी कि घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। उसके कारण कड़ी जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है और उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। अब आता है कि जल नेक्स्ट आता है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। उसके पीछे क्या रीजन होता है, इसके रीजन होता है कि पानी का घनत्व जब 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह में के नीचे पानी रहता है। नेक्स्ट आता है कि बर्फ जमीन झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जमता है जिसके कारण मछलियां भी जीवित रहती है। नेक्स्ट आता है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है तो ये आपका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। पानी की अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व कहाँ पर होता है, 277 केल्विन पर होता है। अब इसमें कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें कथन कहता है कि लोहे का ये गोला जो होता है वह पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। मतलब कि लोहे का ये गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण होता है कि लोहे की आपेक्षिक घनत्व पारद की आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो कथन और कारण के संदर्भ में देखा जाए तो आपका कथन तो सही है लेकिन कारण इसका गलत है। नेक्स्ट आता है कि लोहे की कील के पाव को जब पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पानी से कम होता है जिसके कारण ये स्थिति होती है। नेक्स्ट आता है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। तो उसके संदर्भ में बात की जाए तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि सुई का जो आपेक्षिक घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है जिसके कारण सुई पानी में डूबती है और लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। नेक्स्ट आता है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, तो वो आपका पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। नेक्स्ट आता है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी जो बाल्टी जो है वह पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है जिसके कारण यह ऊपर की ओर खींची जाती है। नेक्स्ट आता है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर गया और इसका जल में भार कितना होगा, इसका जल में भार 0 होगा जिसके कारण यह भारहीन गुब्बारे 200 ग्राम जल में भर गया है तो इसमें भार 0 आएगा। नेक्स्ट आता है
कि जब आप जैसे कि दूध से क्रीम मतलब कि जब आप मथते हैं मतलब मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक होने का कारण क्या है? जैसे कि दूध से जब क्रीम को जैसे कि आपको एक इस तरीके के वो मथने वाली आती है वो या फिर आप मिक्सी के जार में उसमें डाल देती हैं तो उसमें जो के कारण जो ऊपर उसमें क्रीम जो निकलती है वो क्रीम के निकलने का क्या रीजन होता है? वो अपकेंद्रीय बल के कारण ये स्थिति होती है। अब आता है कि वायुमंडल या बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका घनत्व कम होता है। जो वायुमंडल में बादलों जो तैरते रहते हैं उनके घनत्व कम होने के कारण वो तैरते हैं। अब आता है कि वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था वो टेक्नीशियन था। नेक्स्ट आता है कि समुद्र में प्रलवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह कौन सा होता है? वह 1/9 होगा। नेक्स्ट आता है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही रहे। मतलब कि हमने एक पानी का गिलास लिया उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाला तो जब वो बर्फ उसके ऊपर पिघलती है तो उसका पानी का स्तर उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो जब वो बर्फ पिघलेगी यानी कि वो जो आइस क्यूब डाला है वो उसमें उनके पिघलने पर पानी का स्तर उतना ही रहेगा। अब आता है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस से शरीर तैरता है। मतलब कि जो पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो जो शरीर है वह डूब जाएगा। तो यानी कि जब पानी का 4 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो उस पर वह शरीर तैरता है लेकिन इसी टेम्परेचर को जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। इसके रीजन होता है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है और उसके घनत्व जो होता है वह अधिक होता है। मतलब कि जो समुद्री जल जो होता है उसका घनत्व अधिक होता है और उसके कारण से आप जब समुद्र में तैरते हैं तो उसमें आसानी होती है और नदी में तैरना आसान समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। इसके संदर्भ में आता है। अब आते हैं कथन और कारण के बारे में दिया गया है। कथन कहता है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है और कारण कहता है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व के अधिक होता है। तो इसमें बताना है कि कौन कौन होगा तो इसमें कथन और कारण दोनों ही सत्य है और कथन और कारण की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। अब आता है कि स्थित विज्ञान है स्टेटिक संबंधित है तो वो आपका विश्राम की स्थिति से संबंधित है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश के बारे में। प्रकाश के संदर्भ में बात की जाए तो प्रकाश में इसमें दिया गया है इसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम मतलब की विकिरण दी गई है और इसमें बताना है कि किसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक है। तो जैसे कि 320 से 400 नैनोमीटर, 200 से 280 नैनोमीटर, 280 से 320 नैनोमीटर और 400 से 600 नैनोमीटर में से वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। तो ये किसमें होती है? क्या 200 से 280 नैनोमीटर में यह ऊर्जा जो होती है वह सर्वाधिक होती है। सौर विकिरण दिखता है लगभग 400 से 700 नैनोमीटर परास में दिखता है। दृश्य प्रकाश का दृश्य दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। कॉस्मिक किरण प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा परागमनिक तरंग है वह जिसका वेग अधिकतम होता है वह प्रकाश का होगा। प्रकाश ध्वनि आकाशीय किरणों एवं रॉकेट किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का शून्यावकाश यानी कि निर्वात में वेग अनुमानता होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग गति में यानी कि अधिकतम होता है, निर्वात में अधिकतम होता है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है वह प्रकाशिक घनत्व पर हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। कांच निर्वात जल वायु में प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कब होती है? कांच के बीच से जाते हुए यह गति जो होती है वह न्यूनतम होती है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? लगभग 8.3 मिनट यानी कि 499 सेकेंड होता है। प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है या वेरिएबल प्रभावित होते हैं वे कौन से होते हैं? तरंग दैर्घ्य और वेग होता है।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है, उसकी आवृत्ति जो होती है वह अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश की किरण जो होती है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, कब होती है? जब प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो ये क्रिया जो होती है वह संपादित होती है। अब आता है कि प्रकाश सजावट या विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वह नियॉन गैस आती है। नेक्स्ट आता है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बढ़ना एक परिणाम होता है। तो ये किसका परिणाम है? जब आपके जो साबुन है तो वो उसके जो झाग बनते हैं वह चमकदार रंगों में बन जाते हैं। जब किसी साबुन को आप धोते होंगे और ऐसा ऐसा करते हुए रब करो तो वो अलग अलग कलर में निकलता है। तो उसके कलर में निकलने का रीजन क्या होता है? बहुलिक परावर्तन एवं व्यतिकरण के कारण यह प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आता है कि प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा सिद्धांत है? वह पूर्ण अभियांत्रित यानी कि आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आता है कि प्रकाश ऊर्जा को ऑप्टिकल फाइबर में संचरण होता है किस रीजन से? इसके पीछे रीजन होता है कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग द्वारा यह स्थिति होती है। परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है वह रीजन होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाश के संचार में संकेत प्रवाहित होता है जिससे प्रकाश तरंगदैर्घ्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब कि क्वेश्चन ही दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरा दिया गया है कि प्रकाशिक तंतु आपका संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। तीसरा आता है कि प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोधक से मुक्त होता है। चौथा आता है कि भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्निहित होगा। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है। तो इसमें आपका पहला कथन सत्य होगा, दूसरा कथन सत्य होगा, तीसरा कथन सत्य होगा। आपका चौथा कथन जो है वह सत्य नहीं होगा। कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर भी आधारित होती है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है और प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। तो ये आपके 1, 2, 3 कथन सत्य है। नेक्स्ट आता है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप कार्य करता है। तो एंडोस्कोप के संदर्भ में बात की जाए तो ये किस पर कार्य करता है? यह प्रकाश के सकल यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आता है कि मृग मरीचिका या मृग तृष्णा का कारण है। तो मृग मरीचिका का कारण क्या है? स्थलीय तापन एवं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना ये मृग तृष्णा या मृग मरीचिका का कारण। आपका रेत का रेगिस्तान, धान की खेत की भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि और प्रेरी भूमि यानी कि जो समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है उनमें से सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। तो इन जैसे कि आपका रेत का रेगिस्तान हुआ, धान की खेती की भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि और प्रेरी भूमि, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सूर्य की रोशनी परावर्तित करती है। सबसे ज्यादा जो सूर्य की रोशनी परावर्तित करती है वह ताजा बर्फ से ढकी भूमि होती है, वो परावर्तित करती है। नेक्स्ट आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश जाता है तो यह हीरे से कांच में ये परावर्तन होता है। जब प्रकाश जाता है तो ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होती है। कथन और कारण के संदर्भ में बात की जाए तो कथन कहता है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकाली कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण होता है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो इसमें कथन आपका सही है और आपका कारण आपका गलत है। तो आपका हीरा अपने ही आकार के अनुकाली कांच से अधिक झिलमिलाता है और आपका कथन इसके साथ ही सत्य होता है। नेक्स्ट आता है कि किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करना यानी कि अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। यानी कि किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित या पुनरावृत्ति करने का परिणाम यानी कि तकनीक का नाम क्या है? फोटोग्राफी है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबित प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रभाव उन किरणों से संबंध होता है जो आर पार होती है किसके? सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए एक सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर पर प्रयुक्त होता है लेजर बीम का प्रयुक्त होता है।
जब एक सीडी जो होती है वह ऑडियो या वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, वह सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान इसमें रंग दिखाई देते हैं। तो इसकी व्याख्या की जाती है जब परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर इसमें ये इस तरीके की प्रक्रिया देखी जाती है। जो पहले जो आप सीडी उपयोग करते थे तो उसके बारे में बात की जाए तो ये ऑडियो वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होती थी, तो उस टाइम पे सूर्य के प्रकाश में जब देखी जाती है तो इसमें इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। आप जैसे पहले जब सीडी आप यूज करते होंगे तो आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि आप जब उसको सूर्य के प्रकाश में लेते हैं तो उसमें हर तरीके के कलर आपको दिखाएंगे। तो उसका जो रीजन था वह आपका परावर्तन और विवर्तन की जो घटना है उसके कारण ये आपको स्थिति ऐसी इस तरीके की दिखाई देती थी। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से अधिक होता है। दूसरा दिया गया है कि जल में प्रकाश की गति 0.95 गुना होती है और रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। चौथा आता है कि अधिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंगों का प्रभाव उपयोग करती है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका तीसरा और चौथा जो कथन है वह सत्य होता है, पहला दूसरा गलत है। कथन और कारण के संदर्भ में दिया गया है। कथन कहता है कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे के तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण कहता है कि आंख का रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। तो कथन और कारण के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें कथन तो आपका सत्य है लेकिन कारण आपका गलत है। नेक्स्ट आता है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। उसका रीजन क्या है कि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, उसके कारण से एक निश्चित बिंदु के बाद इसके संकेत नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषित करना या प्रेषण करना प्रयुक्त तकनीक होती है, वह आवृत्ति मॉड्यूलन की प्रवृत्ति होती है। दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कौन सा होता है, वह वस्तु से छोटा या उल्टा बनता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, उसका रीजन क्या होता है, उल्टा तथा वास्तविक होना। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। नेक्स्ट इसमें कथन डायरेक्टली आपके सही कथन दिए गए हैं कि मनुष्य का जो कान होता है वह 1000 हर्ट्ज का सबसे सुग्राही होता है। सुनने की जो दृढ़ता है वह 1/10 सेकंड होती है और दृष्टि की दृढ़ता जो होती है वह 1/16 सेकंड की होती है। और भी कथन सत्य में दिए गए हैं कि इसमें मनुष्य की आंख जो होती है पीले हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति होती है। इसका कारण क्या होता है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उनके कारण जब सूर्य ग्रहण होता है या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान उस टाइम पे जब आप चंद्रमा मतलब सूर्य को देखते हैं तो उस टाइम पे जो आंखों में मतलब कि एक तरीके की अपरिवर्तनीय क्षति देखने को मिलती है वो अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण देख होती है, मतलब कि इसका रीजन यही होता है। किसी कार्य का रंग दर्शाता है और रंग जो होता है उसके ताप को दर्शाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण या प्रसार का कारण क्या है, वो धूलकण आता है। अब इसमें कथन दिए गए, कथन के अंतर्गत बात की जाए तो पहला कथन दिया गया है कि यदि मैजेंटा यानी कि रक्ताभ नीलो है और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो उसे प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। और दूसरा कथन दिया गया है कि यदि सायन या हरिताभ नीला या मैजेंटा या रक्ताभ नीलो है को दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग कैसा होगा, नीला होगा। तो इसके अंतर्गत आपके कथन दोनों ही सत्य हो जाते हैं। अब आते हैं कि प्रकाश के रंग का निर्धारण होता है तरंग दैर्ध्य से। सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य कौन सा होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे कम वेवलेंथ है तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है, बैगनी होता है। और दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा होता है, बैगनी होता है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, बैगनी की। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग किसका होगा, बैगनी। अब आता है कि नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश और पीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो ये कैसी ऊर्जा होती है, नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। कथन और कारण दिए गए जिसमें कथन कहता है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है। कारण कहता है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। तो इसमें कथन तो आपका गलत है लेकिन कारण आपका सही है। नेक्स्ट आता है कि सफेद प्रकाश में उपस्थित लाल, हरा, बैगनी, नारंगी रंग में से सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग जो होता है वह लाल रंग होता है। नेक्स्ट आता है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व भी सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का विवर्तन होना। फिर आता है कि क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है
आपका अपवर्तन के कारण हुई स्थिति देखने को मिलती है। सूर्य के प्रकाश में अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, जब कुछ बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है कि इसकी तरंगों की तरंगदैर्घ्य या लंबाई सर्वाधिक होती है, उसके कारण होता है। कथन और कारण दिए गए। कथन कहता है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, और कारण कहता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य है, क्योंकि इसमें खतरे का सिग्नल जो है उसी कारण प्रकाश के प्रकीर्णन कम होने के कारण इसको लाल रंग का ही बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड में से वह जो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो ये आता है आपका कोबाल्ट ऑक्साइड, जो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। आकाश नीला लगता है, उसके पीछे रीजन क्या है? लघु तरंगदैर्घ्य, तीव्र तरंगदैर्घ्यों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। खतरे के संकेतकों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग होने के पीछे रीजन क्या है? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। निम्नलिखित कथन दिए गए। कथन के अंतर्गत पहला आता है कि आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। दूसरा आता है कि इंद्रधनुष की 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। तीसरा आता है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपके कौन कौन से कथन सत्य है? तो आपका पहला और तीसरा कथन इसके अंतर्गत सत्य है कि आकाश के नीला दिखने का कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन है, और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने के कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट आता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग की प्रतीत होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन होना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, और जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो उसका कलर कैसा होता है? काला दिखाई देता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आकाश की परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो समुद्र का रंग है वह नीला प्रतीत होता है। ये आपके ऐसे क्वेश्चन है जो आपके डेली बेसिस पे भी आपके जानने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो आपकी दैनिक क्रियाएं हैं तो दैनिक क्रियाओं में किसके कारण किस चीज का रंग चेंज होता है, या किस कारण से कौन सी स्थितियां होती हैं। तो ये आप अगर जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो, ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट है कि आपके किस कारण से कौन सी चीजें होती हैं। ये आपके क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पता चल जाती है। कई बार हम स्किप कर जाते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन होता है, जैसे कि आप रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को समझते हैं, मतलब कि समझाया जाता है, ये देखते हैं कि ये तारा आप निकला, ये तारा बाद में निकला, इस तरीके की सिचुएशन होती है। या फिर जो बादलों का रंग है, या फिर बादल जो उड़ते हैं किस तरीके से, तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो हम देखते हैं कि उसको इग्नोर कर देते हैं, ये क्या होगा क्या नहीं, कई बार इग्नोर कर देते, कई बार नोटिस करते हैं, हर तरीके की स्थिति होती है। तो उसमें आपको ये, अगर आपके एग्जाम में तो जैसे 2-3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपका एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके डेली लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि ये आपको एक बेसिक तौर पर जानना भी जरूरी होता है कि इसका क्या रीजन होता है कि इसके कारण से ये घटना होती है। तो इतना एक अपने जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं पढ़ना है कि आपका एग्जाम में ही क्वेश्चन आएगा, 2-3 आएगा, स्टार्टिंग में पढ़ा थोड़ा बहुत निकल गई, क्योंकि 1-1.5 घंटे का ये क्लास है। ज्यादा तो है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट कराया जा रहा है, तो इसमें सिलेक्टेड ही मैटर। तो इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा चीजों की जानकारी आपको 1 से 1.5 घंटे में मिल जाती है, तो इससे बेहतर है कि आप इसको एक बार देख लें, दोबारा देख लें, ताकि आपका एक बार के साथ दोबारा रिवीजन हो जाएगा, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो तो अटेम्प्ट होंगे ही, साथ ही साथ आपका डेली बेसिस पे भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि इस चीज की पर्पज से ये चीज होती है। तो आपको इनको ज्यादा से ज्यादा देखना है, आप एटलीस्ट 2 बार तो देख कर ही एग्जाम में जाए। अब आता है कि इसमें हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? तो इसमें देखा जाए तो यह हरे रंग की प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, जिसके कारण ये दिखाई देता है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर रंग दिखाई देता है, मतलब कि साबुन पर जो साबुन की फिल्म दिखाई देती है उसके पीछे रीजन क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण होता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित होती है डॉपलर प्रभाव पर। अब आता है कि मान लीजिए कि पृथ्वी से पश्चिमाही हो रही एक रॉकेट यान 4 प्रकाश के वेग से 2/10, और रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपकों को दिखाई देगा। तो किस तरीके से दिखाई देगा? एक पीले रंग से दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंतीय दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखे बिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधी होगी। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का।
दाढ़ी बनाने के लिए काम लेते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन जो सबसे उचित है वह कैसा है? ऊपर उजला और नीचे काला होता है। खगोलीय दूरियों से बना प्रतिबिंब किस तरीके का होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कैसी होती है? अनंत होती है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर बनेगी अनंत प्रतिबिंब बनेगा। जब किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से गुणित किया जाए तो परावर्तित किरण का जो गुणन होगा वो कितना होगा? वो थीटा होगा। कथन और कारण के संदर्भ में दिया गया है। कथन कहता है कि यातायात संकेतकों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी कणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। और कारण होता है कि प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है और जब आपतन का कोण किसी निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है तो अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश का अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परावर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से ये कथन और कारण दोनों स्पष्ट होते हैं। जब आप यात्रा करते होंगे, आप जब देखते होंगे कि वहां पर जो लाल छोटी छोटी मणिकाएं टाइप की प्रकाश पड़ने पर तेजी से वो चमकने लगती है, मतलब कि चमकती है, तो उसके पीछे रीजन होता है कि वो परावर्तित होती है और आपतन के कोण में एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाती है, जिससे सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इसके पीछे रीजन होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, इसके अंतर्गत बात की जाए तो ये प्रिज्म के द्वारा संभव होता है। नेक्स्ट आता है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग अलग तरीके होते हैं। एक प्रिज्म में रंगों का अलग अलग किया जा सकता है उसके कारण। इंद्रधनुष के रंगों के सही क्रम के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि आपके बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। तो इंद्रधनुष में रंग कौन से होते हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक घटनाएं परिघटनाएं जिम्मेदार होती हैं वह कौन सी होती हैं? वह परिक्षेपण या परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होती है। तो इस तरीके से जो धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। उसके पीछे जो भौतिक परिघटनाएं होती है वो रीजन होता है, जैसे परिक्षेपण या परावर्तन होना, अपवर्तन या आंतरिक परावर्तन। ऐसी स्थिति अभी प्रेजेंट टाइम में जो बारिश हो रही है उस टाइम पे देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ अभी क्या होता है, कई बार धूप निकली रहती है और बारिश होने लगती है, तो उस टाइम पर आप देखेंगे कि इंद्रधनुष वाली संरचना देखने को मिलती है और ये अभी हाल फिलहाल में देखी भी गई है। तो इस तरीके को उसके पीछे जो रीजन होता है उसके परिक्षेपण या परावर्तन, अपवर्तन या आंतरिक परावर्तन के कारण ये स्थिति जिम्मेदार होती है। अब आता है नीला, हरा, पीला, लाल रंग में से इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है, वो आपका हरा रंग जो होता है इसके मध्य दिखाई देता है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत पट्ट होते हैं, तो किस तरीके के होते हैं? बैगनी और लाल के। दोपहर के 12 बजे में किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? किसी दिशा में नहीं दिखाई देता है। कथन और कारण दिए गए। कथन कहता है कि एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है और यदि बगल में देखा जाए तो छड़ी छोटी या जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण कहते हैं कि छड़ी छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी की छोटी एवं झुकी हुई होने की आभास होता है। तो इसमें क्या रीजन है? इसमें कथन आपका सत्य है, जो कारण है जो आपका गलत है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यदि कोई वस्तु व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगता है। और दूसरा कथन आता है कि यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है? मतलब कि इसके जो दोनों कथन दिए गए हैं वो कथन दोनों ही सत्य है। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलती होगी। अगर नहीं मिलती है तो आप अगर इस तरीके का प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। अब आता है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। किस तरीके का व्यवहार करता है? अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई कितनी होनी चाहिए? 0.75 मीटर की लंबाई होनी आवश्यक होती है। मतलब कि आप अगर 1.5 मीटर के हैं तो उसकी हाफ वाली, मतलब कि आपकी जितनी, जैसे आपको जितना प्रतिबिंब अपना देखना है तो उतने प्रतिबिंब से हाफ उतना आपको मिरर चाहिए होगा, जिससे आप अपनी लंबाई देख सकते हैं। यानी कि अपना फेस देखना है या अपना आधा शरीर देखना है, पूरा शरीर देखना है, तो उसके लिए आप देखा जाए तो आपकी 1.50 के लिए संपूर्ण खड़े को देखना है।
लेकिन जो न्यूनतम लंबाई उसकी 0.75 मीटर है। तो इसी तरीके से अगर आपको जितना भी फेस दिखाना है तो उसके हिसाब से वो मिरर की साइज डिफाइन होती है। आता है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वह अनंत होती है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है, तो इसके अंतर्गत आता है कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है नतुदर या कॉन्क्लेव या अवतल लेंस आता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, किसके लिए में ठीक किया जाता है? अवतल लेंस के प्रयुक्त होता है। जब एक व्यक्ति यानी कि तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता और बाद में धीरे धीरे उस चीजें दिखाई देने लगती है। उसके पीछे क्या कारण होता है? आपने अनुमान लगाया होगा कि जब आप धूप में रहते हैं, धूप से जब आप अपने कमरे में गए जाते हैं तो आपको उस तरीके से मतलब कि धुंधला सा दिखाई देता है, मतलब कि धीरे धीरे ही दिखाई देता है, कोई स्पष्टता चीजें नहीं दिखती। उसके रीजन क्या होते हैं कि पुतली के आकार में परिवर्तन होता है, रोडोप्सिन का जो विरंजन या पुनः विरेचन होता है उसके कारण, और आंखों का अंधेरे की त्रुटि कुछ समय में अनुकूलित होना, उसके कारण ये आपके प्रमुख रीजन होते हैं जिसके कारण से ये स्थिति देखने को मिलती है। अब आता है कि आवर्धित कांच में लेंस प्रयोग किया जाता है, तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस बनते हैं उत्तल लेंस से बनते हैं। नेक्स्ट आता है कि आंख में संकेंद्रण जो होता है वह किससे होता है? लेंस की उत्तलता में परिवर्तन से। सही कथन दिए गए हैं कि अवतल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक एवं गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। खोजबत्ती या सर्च लाइट में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा होता है? अवतल या नतोदल दर्पण होता है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसके पीछे रीजन क्या है? दर्पण का प्रकार अवतल होता है। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिसमें एक उत्तल या दूसरा अवतल लेंस होता है एक दूसरे से सटा कर रखे जाए तो वह व्यवहार होगा किस तरीके का? कांच की समतल चादर की भांति होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा होती है 25 सेंटीमीटर होती है। आंख के लेंस में फोकस दूरी परावर्तित होती है सिलियरी मांसपेशियों के स्थिर संकुचन के कारण। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में, और यदि एक ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, इसमें F22 1/10 F16 1/125 F8 1/1250 एवं F5 6 1/1000 में से कैमरे के द्वारा को कपाट की गति का जो संयोजन अधिकतम उद्भासित होने लगा है किसके कारण? F22 1/60 के कारण। आपके रेटिना की परंपरागत कैमरा जैसे भाग से तुलना की जाती है वह कौन सी होता है? वह फिल्म होगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा होता है? वह दृष्टिपटल रेटिना पर पड़ता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण बनता है, हरा, लाल, हरा, नीला। जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। काला, हरा, लाल और नीला में से प्राथमिक रंग नहीं है, आपका काला नहीं है। 3 मूल रंग होते हैं जिसके अंतर्गत आपका आता है नीला, हरा, लाल। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7 आती है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा नीला रंगों में से विषम है, तो ये आपका भूरा जो होगा वह विषम रंग होगा। अब इसमें दिया गया है कि आपकी निम्नलिखित परिघटनाएं दी गई है, परिघटनाओं के अंतर्गत बताना है कि ये कौन कौन सी दृष्टि भ्रम। जैसे कि पहले गोधूली से सूर्य का अमाप होना, दूसरा आता है उषा काल में सूर्य का रंग होना, तीसरा आता है कि उषा काल में चंद्रमा का दिखना, चौथा आता है कि आकाश के तारों का टिमटिमाना, पांचवा आता है कि आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। तो इसमें दृष्टि जो भ्रम है उसके संदर्भ में बात की जाए तो जैसे कि आपका गोधूली में सूर्य का अमाप, ये आपका एक गोधूली भ्रम है, यानी कि एक तरीके से भ्रम पैदा होता है। उषा काल में जो सूर्य का रंग होता है वो भी एक भ्रम है, और आपका आकाश में तारों का टिमटिमाना भी एक भ्रम की यानी कि एक दृष्टि भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो इस तरीके से आपका 1 to 4 जो कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट आता है कथन और कारण के संदर्भ में। कथन कहता है कि किसी क्षेत्र एक खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, और कारण कहता है कि कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र प्रवृत्ता प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी है। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है
कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। वो कारण कहता है कि एसपी यानी कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायतता में उपलब्धता है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आपके कथन और कारण सत्य है, जो कि दूसरे का स्पष्टीकरण भी है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक ऊर्जा एवं ऊष्मा गतिकी के बारे में। ऊर्जा एवं ऊष्मा गतिकी के संदर्भ में हमारा आता है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है, वह कौन सा बिंदु होता है? त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट होता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है गैस एवं द्रव में। 100 डिग्री सेल्सियस से वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उभरे जल में, मतलब कि जो उबला हुआ, मतलब कि पानी रखा हुआ है, उसकी अपेक्षा आपका भाप से देखा होगा कि हाथ जल्दी जल जाता है। तो उसके रीजन क्या होता है कि भाप में गुप्त ऊष्मा रहती है, उसके कारण से ये स्थिति होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है 720 कैलोरी। सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर। वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड का तापमान दुगना हो जाता है 160 डिग्री सेल्सियस पर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का ताप होता है 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो सेल्सियस बराबर होता है 36.89 सेल्सियस के बराबर होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस पैमाने पर 93.3 डिग्री सेल्सियस होता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर देखा जाए तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल पर मान देखा जाए तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसमें औसत दिया गया है, जिसके अंतर्गत कि औसत तापमान डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट आपका एफ से सी और एफ के दिए गए, जिसमें संबंध बताया गया है, जिसमें एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, जिसमें एफ और सी का संबंध बताना है, तो इसमें माइनस एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 इसके अंतर्गत ये आपका इसमें संबंध दिया गया है। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में परिवरीयता दी जाती है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि अल्कोहल का द्रवणांश जो होता है वो निम्नतर होता है। नेक्स्ट आता है कि स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो इसके लिए प्रयुक्त होता है। परम शून्य ताप के बारे में बात की जाए तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो ये सिद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप होता है, जो 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस इसके अंतर्गत आता है। गर्म करने पर विस्तारण जो होता है पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। वह नियम जिसके अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों की निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, वह अवोगाद्रो संख्या होगी। एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की जो दूरी होगी, उसके पीछे क्या रीजन होगा कि कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लीक होने के कारण ये स्थिति होती है। समय की दृष्टि दो उपद्रवों जिसमें पी और क्यू की ताप का 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक का उतार चढ़ाव नीचे रेखांक में दिया गया है। इसके अंतर्गत ये रेखांकित कर दिया गया है, जिसमें क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस से तेजी से पहुंचा है, इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके की स्थिति है। अब आता है थर्मोस्टेट संबंधित है। तो थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? ये आपका तापक्रम से संबंधित है। थर्मोस्टेट या ताप स्थायी का प्रयोजन होता है तापमान को स्थिर रखने में। रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट कार्य करता है उसका रीजन होता है कि एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है -4 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 डिग्री सेल्सियस माइनस नहीं होगा। जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। उसके पीछे क्या रीजन होता है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और अतिरिक्त नमी उसको अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण आपके जो सीले हुए, मतलब कि जो बिस्किट को अभी इस तरीके का वेदर है, अगर आप बिस्किट को खुला छोड़ देंगे तो वो एकदम नाजुक हो जाएंगे। तो यही बिस्किट आप फ्रिज में रख देते हैं तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। तो उसके पीछे जो रीजन होता है, इसमें रीजन होता है कि फ्रिज के अंदर जो आर्द्रता है वो कम होगी और इसके कारण वो नमी, जो अतिरिक्त नमी है, उसको सोख लेगा, जिसके कारण ये स्थिति होगी। अब आते हैं कथन और कारण में। कथन कहता है कि बर्फ का टुकड़ा जो होता है वह पेय को ठंडा बना देता है, और जो आपका कारण होता है कि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा ली जाती है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य है। नेक्स्ट आता है कथन दिया गया है कि बड़े शीतगृह संयंत्र जो प्रशीतक यानी कि जो रेफ्रिजरेट है उसके लिए उपयोग में अमोनिया का उपयोग किया जाता है, जबकि घरेलू प्रशीतक जो होती है उन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। कारण होता है आपका अमोनिया से कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जाता है। तो इसके पीछे रीजन बताएं।
तो इसमें कथन आपका सही है, लेकिन आपका कारण सही नहीं है। नेक्स्ट आता है कथन और कारण, जिसमें कथन कहता है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित होता है, और कारण कहता है कि बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो ये आपका रीजन सही है कि जिसके कारण ये स्थिति होती है कि आप जब फ्रीजर पर बर्फ में इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो होता है वो उस तरीके से प्रभावित होता है, और बर्फ जो होती है एक दुर्बल चालक होती है। नेक्स्ट आता है कि शीशे की छड़ जब भारी भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपकी स्थिति देखने को मिलती है। क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए एक धातु गोलक या धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। इसमें धातु गोलक भी एक धातु वलय दिया गया है। गोलक के अंतर्गत है जैसे कि पत्ती से बने धातु वलय के चित्र में धातु गोलक भर जाता है, और यदि गोलक को गर्म करके वह अटक जाता है तो उस पर धातु वलय गर्म कर सके। तो इसके अंतर्गत जो होता है कि जो गोलक होता है वह निकल सकेगा, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का प्रसार बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये निकल जाएगा, लेकिन जो आपका वलय होगा वो नहीं निकलेगा। इसके कारण ये स्थिति दिखाई गई है। अब आता है कि दो धातु को ए और बी की पट्टी में एक साथ मजबूती से जुड़ी हुई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जिसमें एक जो है ए और बी है कि गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है, और यदि इस पट्टी को गर्म किया जाए तो यह इस तरीके का रूप ले लेती है। नेक्स्ट आता है कथन उदाहरण में। कथन कहता है कि तांबे के एक टुकड़े या कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है, तो उसके बाद स्पर्श करने पर ताप का जो तांबे का टुकड़ा है कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। कारण होता है कि तांबे का घनत्व कांच की मदद से अधिक होता है। तो इसमें कथन और कारण तो सही, लेकिन इनका स्पष्टीकरण सत्य नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है कि ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े या गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है वह ऊष्मा इसकी चालक अधिक होती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्पीकरण करने की क्षमता जो होती है बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, उसके पीछे रीजन क्या है? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। सही कथन नहीं इसमें दिया गया था कि एयर कंडीशनर या एयर कूलर दोनों आर्द्रता इसमें नियंत्रित होती है। तो ये एयर कंडीशनर और एयर कूलर के संदर्भ की जाए तो इसमें दोनों में ही आर्द्रता नियंत्रित नहीं होती है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित होता है केवल आर्द्रता और तापमान पर। रिजल्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित होता है वाष्पन शीतलन पर। कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। गीले कपड़े पर सबसे जल्दी सूख जाएंगे कम आर्द्रता या अधिक तापमान पर। जब पानी को नमक में मिलाया जाता है पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमा बिंदु घटता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी की क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। कथन और कारण दिए गए। कथन कहता है कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। कारण कहता है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान कम होता है। तो इसमें जो कथन और कारण है तो सत्य, लेकिन इसका जो मतलब कि रीजन है वह सही नहीं है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक के लिए उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है। किस तरीके की परत लगाई जाती है? रजत परत लगाई जाती है। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल जो गर्म या ठंडा रखा जाता है, उसका रीजन क्या है? आप जो थर्मल फ्लास्क वाली जो बोतल का यूज करते हैं उसी के बारे में ही बताया गया है कि आप कुछ कुछ लोग गर्म पानी के लिए भी करते हैं, कुछ ठंडे पानी के लिए भी करते हैं। तो वेदर के अकॉर्डिंग उन बोतलों का ही उस तरीके से यूज किया जाता है। तो उसका जो रीजन होता है कि उसमें काफी लंबे समय तक गर्म और ठंडा जल रहता है, उसके पीछे जो रीजन है वह संचालन संवहन और विकिरण द्वारा उष्मा की कोई हानि या जिसमें प्राप्ति नहीं होती है, उसके कारण ये थर्मल फ्लास्क में जो आपके होते हैं उसमें इस तरीके की स्थिति होती है, जिसके कारण उसमें जो तरल पदार्थ होता है वो गर्म और ठंडा रहता है। और उसमें देखा जाए तो जो उसकी बोतल होती है उसमें रजत परत लगाई जाती है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उसमें ऊपर से वह अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। कथन और कारण दिया गया है कि जाड़े में पहनने के लिए हम सफेद कपड़ों की वरीयता देते हैं। कारण दिया गया है कि सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है मतलब कि कथन जो है वह भ्रामक दिया गया है, कारण आपका सत्य है। कथन कारण है। कथन कहता है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण कहता है कि हल्के रंग ऊष्मा को अवशोषित करते हैं।
कथन और कारण दोनों सत्य है, दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी है। पसीने का मुख्य उपयोग के बारे में दिया गया है, यह शरीर का तापमान नियंत्रित कर रखने में होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, उसका रीजन वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट आता है कि एक विशेष दिन या समय में चुरू में 48 डिग्री सेल्सियस या शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था, और सभी रूपों में समान धातु के दो प्यालों में पानी चुरू में 95 डिग्री सेल्सियस एवं शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। तो दोनों में वह प्याला जो कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा, तो इसके अंतर्गत देखा जाए जिसमें तापमान समान होने के कारण दोनों प्याले का जो तापमान है या कमरे के तापमान पर एक ही समय पर पहुंचेंगे। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है, जब मौसम उमस वाला होता है तब। शुष्कता दर्शाती है निम्न आर्द्रता से। कथन और कारण दिए गए। कथन कहता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। कारण कहता है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो इसमें कथन सही है, आपका कारण गलत है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ समय अधिक दबाव डालता है। कथन और कारण दिया गया। कथन में कहता है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। कारण कहता है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो आपका कथन तो गलत है, लेकिन कारण इसमें सही है। प्रेशर कुकर में जब आप खाना बनाते हैं तो उसका रीजन क्या है? कि उसमें खाना जल्दी पक जाता है। उसका रीजन आता है कि अधिक ताप पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलते लगते हैं। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता से बन जाता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था या हैंडल लगा होता है, और कारण होता है कि एवोनाइट मजबूत होता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है, इसके अंतर्गत देखा जाए तो किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य बनाए जाते हैं वह मुख्यतः इस पर निर्भर करता है, जैसे कि ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल पर, ज्वाला के ताप पर, ढक्कन के भार पर। तो ये ढक्कन के भार पर निर्भर करता है, और ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन जो है वह पहले घट जाता है फिर बढ़ता है। यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो यह जल का आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। निम्न कथन दिए गए। कथन पहला दिया गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। दूसरा कथन दिया गया है कि बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पीकृत ऊष्मा बराबर होती है। तीसरा दिया गया है कि वातानुकूलित में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है और द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निस्सरण होता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका जो तीसरा कथन है वो सत्य है, पहला दूसरा इसमें गलत है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैरता रहता है जबकि पूरी बर्फ पिघल जाती है। तो रीजन क्या है? कि जल स्तर नहीं बदलने के कारण। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर कैसा होगा? वही रहेगा। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें जो होती है वह अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है। तो इसमें रीजन क्या होता है? क्योंकि जब आप देखते हैं कि जब मेघ रहित वादे मतलब कि जहां मतलब बादल नहीं होते हैं तो उस टाइम पे जो गर्मी की स्थिति देखी जाए, और जब बादल रहती है तो उस टाइम पे अपेक्षाकृत ज्यादा गर्मी होती है। तो इसका रीजन क्या रहता है? तो इसका रीजन जो होता है कि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट आता है कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी या ऊष्मा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। सही कथन दिया गया है जिसमें निम्न मध्य मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले अवरक्त विकिरणों का उच्च मेघों का अवशोषण होता है और इससे तापमान प्रभाव होता है। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारे में अमाप में वृद्धि होती है। कथन और कारण दिए गए। कथन कहता है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म करते हैं, और कारण कहता है कि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की बनी होती है तो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें कथन तो आपका सही है, लेकिन कारण आपका गलत है। नेक्स्ट दिया गया है कि आर्द्रता के बढ़ाने पर वायु के ध्वनि वेग में बढ़ जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने पर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाता है तो उसे पुनः कुल आयतन प्राप्त करने के लिए गर्म किया जाता है 200 300 27 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है तरंग गति के बारे में। तरंग गति के संदर्भ में बात की जाए तो तरंग गति जो है वह रेडियो तरंगों, एक्स तरंगों, प्रकाश तरंगों तथा ध्वनि तरंगों में से वह कौन यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग आपकी ध्वनि तरंग है।
रेडियो तरंग ध्वनि तरंग एक्स किरण और गामा किरण में अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि तरंग आती है। वायु में ध्वनि तरंग की होती है, अनुदैर्ध्य होती है। दीर्घ रेडियो तरंग परावर्तित होती है आयनमंडल से। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल पर परावर्तित होता है आयनोस्फीयर में। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में जो स्तर उत्तरदायी होता है आयनमंडल। प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से वे तरंग जो सूर्य के में संचरण नहीं करते, ध्वनि तरंग है। कॉस्मिक किरणें होती है, आवेशित कण होते हैं। कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही नहीं है कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होगी। परा आवृत्ति, उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित होती है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी किसमें होती है? तरंग दैर्ध्य में। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वह 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग किया जाता है एक्स किरणों का। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग होता है रेडियो तरंगों का। एक जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण का तरंगदैर्ध्य 10 की घात -7 मीटर होता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है अवरक्त किरणों का। गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक विकिरण और पराध्वनिक तरंग में से विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। पराध्वनिक तरंग इंद्रश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव में से दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग रहे हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिसकी सीमा हर्ट्ज में होती है, मतलब की आवृत्ति होती है 1 गीगाहर्ट्ज 300 गीगाहर्ट्ज के। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं करते क्योंकि एंटीना जो होते हैं वो छोटे होते हैं। वर्षा की बूंद रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती है। वर्षा की बूंद रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है, इस कारण से ये इस तरीके की स्थिति होती है। नेक्स्ट आता है कि एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाला आवृत्ति बैंड का प्रसार होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है एक्स किरणों का। सीटी स्कैन का प्रयोग के लिए का प्रयोग किया जाता है किरणों का? एक्स किरणों का। अब आता है ध्वनि के बारे में। ध्वनि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंतर्गत आता है कि माध्यमों में क्रमशः एक जो है वह जल, दूसरा इस्पात, तीसरा नाइट्रोजन। मैं ध्वनि की चाल का आरोही क्रम देखा जाए तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन में होगी, उसके बाद जल में होगी, इसके बाद इस्पात में आएगी। अब आते हैं कि वायु द्रव इसके बाद आपका आता है वायु द्रव। वायु धातु निर्वात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो ये धातु में हुआ। निर्वात जल वायु या इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में। ठोस द्रव गैस में ध्वनि का सबसे तीव्रतम प्रगमन होता है ठोस में। यदि VA VW VS में वायुजन तो इस्पात में ध्वनि की गति VA VW VS इस संदर्भ में होगी। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ध्वनि की गति हवा, ग्रेनाइट, पानी एवं लोहे की अधिकतम रहेगी लोहे में। ध्वनि की तरंगें होती है ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चलती है। ध्वनि आर पार नहीं जाती है, नहीं चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकती। जब एक ध्वनि तरंग के माध्यम से दूसरे ध्वनि तरंग के माध्यम में राशि अपरिवर्तित होती है तो उसकी आवृत्ति परिवर्तित होती है। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या किया जाता है? ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह या सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, लगभग 17 यानी कि 16.5 मीटर। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुनते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। एक अंतरिक्ष यात्री अपनी सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, रीजन है कि ध्वनि प्रचारित करने के माध्यम से नहीं होता है। विकिरण संवहन चालन में वही जिसके माध्यम से की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसमें पहला कथन दिया गया है कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है। दूसरा दिया गया है कि ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। तो इसमें कथन बताने हैं तो इसमें आपका दोनों ही कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट आता है कि पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि ये कीड़ों को नष्ट कर देती है। दूसरा आता है कि ये कपड़ों में धूल हटाकर उन्हें साफ कर देती है। तीसरा आता है कि इसका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है और चौथा आता है कि ये शौचालय दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आपके चारों ही कथन सत्य होंगे। नेक्स्ट आता है कि पराशर ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी होती है। चमगादड़ जो होती है वह अंधेरी रातों में उड़ सकती है और अपना शिकार भी कर सकती है। उसके पीछे रीजन क्या है? ये पराध्वनि तरंगे निकालती है और उनके द्वारा निर्देशित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहता है कि हृदय अपस्रवित आवृत्ति पर कंपन करता है। दूसरा आता है कि ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है।
मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग होती है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका पहला, तीसरा, चौथा कथन सत्य है, दूसरा कथन इसमें सत्य नहीं। नेक्स्ट आता है कि प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है ओजोन परत को। कथन और कारण दिए गए। कथन कहता है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रही वायुयान की चाल अधिक होती है। कारण कहता है कि ध्वनि की गति परावर्ती माध्यम के तापमान पर निर्भर करती है। तो इसमें कथन आपका गलत है, लेकिन कारण जो होगा वह सही होगा। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, आयाम में मापी जाती है। डेसिबल का प्रयोग लाया जाता है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। 100 डेसिबल का स्तर यानी कि रब कितना या नॉइस कितना होता है, इनका प्रबलता स्तर यंत्र कारखाने के शोर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि का प्रदूषण होता है 45 डेसिबल का। इसमें कुछ ध्वनि के स्तर दिए गए हैं जिसमें आपका अनुमति योग्य शोर स्तर कितना होना चाहिए, जैसे कि आवासीय स्तर पर 45 से 55 होता है, शांत क्षेत्र है 40 से 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में 70 से 75 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र में 55 से 65 डेसिबल होता है। मनुष्यों के लिए शोर की जो सीमा है करीब करीब कितनी होती है, 85 डेसिबल। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है वह 60 डेसिबल का आता है। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था और एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरी पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे दो बार आवाजें सुनाई देती है। इसका कारण क्या होता है कि ध्वनि के वेग जो होता है वह इस्पात के वेग से यानी कि वायु की अपेक्षा अधिक हो जाता है। इस कारण से ये स्थिति होती है। नेक्स्ट आता है कथन और कारण में, जिसमें 3 कथन दिए गए। इसमें बताना है कथन पहला है कि जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाती है तो ध्वनि की गति कम हो जाती है। दूसरा कथन देता है कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तीसरा आता है कि ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम से कम रहती है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपके कौन कौन से कथन सत्य है, तो इसमें सिर्फ आपका पहला कथन सत्य है। जब सितारे या बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाता है केवल ध्वनि गुणता के अंतर के कारण। एक सितार में ध्वनि तरंग उत्पन्न की जाती है आपगामी अनुप्रस्थ तरंगों से। कथन और कारण है। कथन कहता है कि अनुरण और विशेषता बड़े गिरजाघरों या अन्य बड़े भवनों में वो प्रतीत होता है। कारण होता है कि दीवारों, छत या धरातल से अपरिवर्तनीय ध्वनि परावर्तित होती है। तो इसके अंतर्गत कथन और कारण आपके दोनों ही सत्य हो जाते हैं, जो कि स्पष्टीकरण की है। कथन इसमें दिए गए जो कि दोनों ही इसमें सत्य नहीं है। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी के वायुमंडल मुख्यतः तप्त होता है या दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा होता है। इंफ्रारेड, एक्स किरणों और दृष्टिगोचर प्रकाश और रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है रेडियो तरंगों की। सुदूर संवेदन तकनीक में प्रयोग हो जाए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई का प्रयोग किया जाता है अवरक्त विकिरण या रेडियो तरंगों का। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग होता है वह अवरक्त विकिरण होता है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो द्रव्य या श्रव्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलन द्वारा। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतकों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति आरोपण का। आवृत्ति मॉड्यूलेशन या रेडियो वेव्स के बारे में सही बात की जाए तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से अधिक होती है। एक रेडियो स्टेशन में 30 मीटर बैंड पर प्रसारण होता है और इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक जो तरंग की गति होती है वह 10 मेगा हर्ट्ज की होती है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज या और उसकी तरंग 35 सेंटीमीटर है तो वह 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लेगी 2.14 सेकंड का। कथन और कारण दिए गए। कथन कहता है कि रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है। कारण कहता है कि रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय होती है। तो इसमें कथन जो है वह आपका गलत है, कारण जो आपका होता है वह सही होता है। नेक्स्ट आता है विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा के संदर्भ में बात की जाए तो 100 वॉट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगी 5 रुपए होगी। मतलब कि ये जो 100 वॉट का बल्ब है वह 10 घंटे के तक चलता है तो उसकी जो यूनिट मतलब की जितनी खपत होगी तो वह 5 रुपए की यूनिट से 5 रुपए होगी। अब आता है कि 100 वॉट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली की यूनिट कितनी होगी, 1 यूनिट यानी कि 1 इकाई होगी। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयां होती है 0.4 यूनिट। बिजली की खपत का बिल आधारित होता है किलोवाट प्रति घंटा या वोल्टेज के मापन में।
यदि 60 वॉट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है तो 30 दिन में बिजली खर्च होगी 9 यूनिट की। एक मकान में 2 बल्ब लगे हो, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है तो सही कथन है कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक अधिक होता है। दो एक जैसे बल्ब को जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी जब दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हो। 220 वॉट यानी कि जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा होता है और धारा 0.5 एम्पियर है तो बल्ब की शक्ति होगी 110 वॉट की। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुछ प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है और यदि प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? 4.70 किलो ओम होगा। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन दिया गया है कि यह एक अदिश राशि है। एक संवाहक के तापमान परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। एक घटना होती है थॉमसन प्रभाव से। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का आधारित युक्ति जो होती है वह डायनामो या विद्युत मोटर में डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में होता है ऊर्जा का परिवर्तक। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन या डायनेमो में बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करती है मैकेनिकल ऊर्जा को। जब वैद्युत ऊर्जा की गति परावर्तित होती है तब ऊष्मा को कोई हानि नहीं होती है। अब आता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति है वह विद्युत मोटर में है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वह कहलाती है बैटरी। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाती है क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं और वोल्टेज की प्रतिलोमानुपाती होती है। फेराडे स्थिरांक होता है एक सार्वभौमिक स्थिरांक। फिर आता है कि मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। दूसरा आता है कि प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तीसरा आता है कि इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। चौथा आता है कि धारिता का एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें पहला और चौथा कथन आपका सत्य होगा तो आपका पहला और फोर्थ होगा। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में होती है वो आपकी टंगस्टन होगा। निकिल कैडमियम या बैटरी का प्रयोग किया जाता है कैलकुलेटर ट्रांजिस्टर कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। निम्नलिखित कथन दिए गए कथनों के अंतर्गत बात की जाए तो एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। पहला तो एक ही फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। दूसरा बल्ब पूर्ण रूप से निर्वर्तित नहीं किया जाता। तीसरा कि फिलामेंट के सहायक तार पर उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपके तीनों ही कथन इसमें सत्य होंगे। जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप तो सामान्यतः कितना होता है 2000 डिग्री सेल्सियस यानी से 2500 डिग्री सेल्सियस। कथन और कारण दिए गए। कथन कहता है कि तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण कहते हैं कि आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो ये कथन और कारण का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट आता है कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन जो होना चाहिए आधार या अर्थ से। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती यदि भी समान विभव पर हो। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। माइका तांबा स्वर्ण चांदी में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी आती है। अब आता है नेक्स्ट इसके अंतर्गत कि मेंच विद्युत प्रदाय में प्रयोग फ्यूज का उपयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। तो फ्यूज के सही कथन के संदर्भ में देखा जाए तो इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। फ्यूज का सिद्धांत कार्य करता है विद्युत का विभव या ऊष्मीय प्रभाव पर। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता है उच्च प्रतिरोधक शक्ति या निम्न गलनांक का। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोधक अधिक होता है। हेलोजन लैंप का तंतु होता है टंगस्टन या सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है और उसके बीच से विद्युत धारा प्रभावित होती है। और कारण कहता है कि धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। तो इसमें कारण कथन सही है लेकिन कारण गलत है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः होती है समानांतर क्रम संवर्धन में। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार होता है एक उदासीन तार। मानव शरीर या शुष्क में विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि होती है 10 की घात 4 ओम होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में होता है आर्गन के साथ मरकरी पेपर का। फिर आता है CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। कथन और कारण दिए गए। कथन कहता है कि लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा प्रदान करती है। कारण कहता है कि लाइट इमिटिंग डायोड और लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरेटिंग लैंप की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होती है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य है जो कि सही स्पष्टीकरण है। अब आता है कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड यानी कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड या OLED का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श यानी कि डिजिटल डिस्प्ले सृजित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शी एलईडी की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है। तो इसमें पहला कथन दिया गया कि OLED प्रदर्शन नव में प्लास्टिक अवस्थरों को विचरित किए जा सकते हैं।
ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्रों में अंतः स्थापित अपरिवर्तनीय प्रदर्शी यानी कि रोल्ड ऑफ डिस्प्ले बनाए जाते हैं। ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी संभव होता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये आपके तीनों ही कथन सत्य हो जाते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के रूप कार्य करने का सिद्धांत जो होता है वह वैद्युत संदीप्त होता है। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां यानी कि एलईडी बत्तियों से भिन्न होती है। तो इसके अंतर्गत क्या रीजन होता है? पहला रीजन के अंतर्गत बात कर लेते हैं। इसमें आता है कि सोडियम बत्तियां जो होती है प्रकाश को 360 डिग्री सेल्सियस से उत्पन्न होती है, किंतु एलईडी बत्तियां जो होती है इनमें ऐसा नहीं होता है। सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता कम होती है। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं या कलर एडवांटेज प्रदान करती है। तो ये सोडियम बत्तियों और जो एलईडी बत्तियां हैं जो आपकी सड़क प्रकाश व्यवस्था में लगाई जाती हैं, तो उसमें ये भिन्नता को बताया गया है कि सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री सेल्सियस से उत्पन्न करती है, जबकि एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। और सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि भी कम है। और सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं या कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। तो उसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी कि प्रतिदीप्त बल्ब में भरी जाती है। तो इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? मरकरी और नियोन गैस। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब के अधिमान दिया जाता है, क्योंकि फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित अधिक मात्रा में करता है। श्वेत प्रकाश को नली पैदा करती है मरकरी अणुओं को दोलित करके। विद्युत बल्ब के अंदर होती है नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस। प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होती है, चोक कुंडली या लाइन वोल्टेजता बढ़ती है। अब आता है कथन और कारण, जिसमें सही कथन दिया गया है कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारावास्प और संदीपक का प्रयोग करती है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करती है। सीएफएल की औसत जीवन काल एलईडी लैंप से बहुत अधिक होता है। तीसरा आता है कि एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका पहला तीसरा कथन इसमें सत्य हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि एक तार में बहती हुई विद्युत धारा या विभवांतर प्रतीक 2 गुना दिया जाए तो विद्युत शक्ति होती है 4 गुना बढ़ जाएगी। दो तारों की लंबाइयां, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में होती है। अगले पतली तार का प्रतिरोध 10 ओम होता है, तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा? 10 ओम ही होगा। समान बार प्रकार की छोटी बूंदें यानी कि भी वोल्ट तक आवेशित की गई, और यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद है तो इस बूंद का विभव कितना होगा? n की पावर 2/3 भी होगा। कथन और कारण दिए गए। कथन आता है कि परिणाम मित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन या अपचयन के लिए किया जाता है। कारण आता है कि परिणाम मित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। तो इसमें कथन सही है, आपका कारण गलत है। नेक्स्ट दिया गया है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर में एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है प्रत्यावर्ती धर विभव को ऊंचाई या अपचाई करने के लिए होता है। किसी एसी जनत्र या डीसी जनत्र में एक मूलभूत अंतर है कि एसी जनत्र में सर्पी वलय होते हैं और डीसी में जनत्र में दिक् परिवर्तन होता है। मोबाइल चार्जर होता है एक तरीके से अपचाई ट्रांसफार्मर। इसमें कुछ युक्तियों और संबंधित ऊर्जा स्थानांतरण नीचे दिए गए, जिसमें पहला दिया गया इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत, इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक, तीसरा डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, चौथा जो दिया गया है सोलर सेल रासायनिक से यंत्र। तो इसमें सही है, आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा चौथा गलत है। इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है विद्युत से यांत्रिक होता है। प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं होती है स्टोरेज बैटरी के चार्ज करने के लिए। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली की युक्ति जो है रेक्टिफायर होती है। कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती हैं, और कारण कहता है कि भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। तो इसमें कथन सही है, कारण गलत। विद्युत खपत को बढ़ती क्रम में देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा विद्युत खपत पंखा, फिर टेलीविजन, फिर विद्युत प्रेस, फिर इलेक्ट्रिक केटली में होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? करोड़ के अंदर चक्र की धाराएं होना इसका एक प्रमुख कारण। नेक्स्ट आता है चालकता के बारे में। चालकता के संदर्भ में बात की जाए तो चालकता जो है वह जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह कम प्रतिरोध को दर्शाती है, वह चालक कहलाता है। अतिचालक का जो लक्षण होता है वह शून्य परागम्यता होती है। वह तापमान जिस पर अतिचालकता अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत होती है, वह सामान्य तापमान होगा। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप में होता है लगभग 288 केल्विन या 15 डिग्री सेल्सियस, और वर्ष 2020 में निर्मित है।
उच्च ताप का अर्धचालक है सिरेमिक ऑक्साइड आता है। अर्धचालक की चालकता शून्य डिग्री सेल्सियस का तापक्रम होता है, शून्य होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स या होल्स दोनों के द्वारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। अब आता है कि निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व में संसूचन के लिए किए गए प्रत्ययन लगातार समाचारों में रहे, तो इस कण की खोज का क्या महत्व है। तुम देख सकते हैं कि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि मूल कणों की सहती क्यों होती है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है, संपूर्ण या अनंत होता है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी में से अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ओस्मियम या रेडियम में ट्रांजिस्टर का उपयोग एक महत्वपूर्ण भाग में किया जाता है। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ होता है सिलिकॉन। कथन और कारण दिए गए। कथन कहता है कि तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। कारण कहता है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक होता है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। तो इसमें आपका कथन और कारण दोनों सत्य आ जाता है। नेक्स्ट आता है कि तड़ित या बिजली चमकना से वृक्ष में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में होती है। तो इसमें अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होने की वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अर्धचालक के बारे में बात कीजिए तो अर्धचालक जो है एक तरीके से सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया और ये क्योंकि उसमें ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकाल सकते थे जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता था, वह आपका जर्मेनियम हुआ। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी तथा शीशम ऐसे वह तत्व जो अर्धचालक है तो वो आपका सिलिकॉन होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो आपका पॉलिटी से रिलेटेड मतलब कि आपका जो पॉलिटी नहीं सॉरी आपका फिजिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। मतलब कि ये टॉपिक आपका आज यहाँ कंप्लीट हो जाता है जिसके अंतर्गत हमने जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड आपके टॉपिक थे उनको कवर किया। आपका नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा तो अब आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड आपकी क्लास आएगी। तो आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आपकी एक ही क्लास में पूरी चीजों को दे दिया गया है जो आपकी रिवीजन के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें उन्हीं चीजों का कलेक्शन आपको पहले ही बता दिया गया है। इसमें उन्हीं चीजों का कलेक्शन लिया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने और आपके जो आगामी 26 डे हैं उनमें हम बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आए।